जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 7 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इन्वायरमेंट। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको हम लोग समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो दिस वीडियो विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको इंग्लिश सीखने में भी। अगर आप इंग्लिश लर्नर हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल आप देखिए। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा हिंदी में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं। चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं क्या है इसमें। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, देखिए यहाँ पे आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, काफ़ी लंबी छुट्टी के बाद। When Ravi started going to school again, जब रवि दोबारा स्टार्ट करता है स्कूल जाने को, मतलब दोबारा जब स्कूल जाने लगता है। He noticed, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ he noticed that the only playground next to his school was dug up। वह नोटिस करता है कि जो उसके स्कूल के नेक्स्ट बगल में जो प्लेग्राउंड था उसको खोदा जा चुका है। जो सिर्फ उसके स्कूल के बगल में जो प्लेग्राउंड था उसको खोदा जा चुका है, यानी खुदाई करवा दी गई है उसकी। पीपुल सेड दैट ह्यूज बिल्डिंग विथ मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हेयर। लोग बोल रहे थे, है ना, लोगों ने बताया उसको कि यहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी। विथ मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। एक बड़ी इमारत यहाँ पर बनाई जाएगी, बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट होंगे। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर, देखिए यहाँ पे लिखा है रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर। इसका मतलब होता है कि रवि की आंखों में क्या थे, तो आंसू थे। रवि की आंखों में आंसू थे। When he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterflies is gone forever, है ना, उसकी आंखों में आंसू थे जब वह रियलाइज किया कि वह बड़ा सा प्लेग्राउंड जिसमें बहुत सारे मुलायम मुलायम घास थे, मेरीगोल्ड्स के फूल थे, बटरफ्लाइज उड़ा करती थी, ये सभी चीज़ें क्या हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुका है, खत्म हो चुका है। He shared his feelings with his classmate। उसने अपने क्लासमेट के साथ, क्लास के दोस्तों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर किया। इन द असेंबली में मतलब जहाँ प्रार्थना होता है ना। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व। असेंबली में उसके प्रिंसिपल ने भी इस चीज को ऑब्जर्व किया, महसूस किया और काफी दुख प्रकट किया। सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, है ना। सी हाउ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, देखो कि हमारा पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट जो है, वातावरण जो है, किस तरीके से क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा है। आगे देखेंगे हम लोग। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर्स। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। क्लास में रवि ने अपने टीचर से, शिक्षक से पूछा, व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है। व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर। टीचर ने कहा, जो कुछ तुम अपने अगल बगल देख रहे हो वही तो इन्वायरमेंट है। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स the school building, tables, chairs in the classroom, even the open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment। रवि ने तुरंत सोचा और जोर से कहा कि इसका मतलब ये स्कूल, टेबल, चेयर और ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, माय फ्रेंड, क्या ये सभी जो हैं पर्यावरण के पार्ट हैं, एनवायरनमेंट के पार्ट हैं।
इसका मतलब यही ना हुआ कि ये सभी चीज क्या है, तो इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। रवि ने क्या कहा, टीचर से बोला। यस सेड द टीचर, टीचर ने कहा हाँ जी हाँ बिल्कुल, ये सब क्या है, तो इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। बट वेट, लेकिन उन्होंने कहा जरा रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो नेचर के द्वारा क्रिएट की जाती हैं, बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। तो रिवर्स, ट्रीज, माउंटेन, एनिमल्स ये सब नेचर के द्वारा बनाई जाती हैं। अदर्स आर मेड बाय पीपुल, और इसके अलावा जो कुछ है उसे क्या बना, कौन बनाता है, तो इंसान बनाते हैं, इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लॉथेज, बुक्स। टीचर ने समझाया रवि को कि देखो रवि, इसमें से कुछ चीजें होती हैं जिसे प्रकृति बनाता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे इंसान खुद बनाता है। जैसे कि माउंटेन, रिवर्स, एनिमल्स, इन सभी चीजों को गॉड बनाता है, प्रकृति बनाता है। और कुछ चीजें जैसे एक किताब हो गया, कपड़े हो गए, कार, रोड्स, इन्हें कौन बनाता है, तो इंसान खुद बनाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। नाउ वर्क इन पेयर्स, अब तुम पेयर्स में काम करो, एक साथ काम करो। मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। उन्होंने कहा कि देखो, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट के साथ मिल करके एक लिस्ट बनाओ। जो तुम्हारे अगल बगल बैठे हुए हैं उनके साथ मिलो और मिल करके लिस्ट बनाओ। ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स, है ना, नेक्स्ट टू यू, ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग्स, है ना। उन चीज़ों का लिस्ट बनाओ जिन चीज़ों को नेचर ने बनाया है, और उन चीज़ों को भी जिन्हें इंसानों ने बनाया है। आगे हम लोग देखेंगे। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड, ये सभी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अबाउट मेकिंग द लिस्ट, क्योंकि इन्हें क्या बनाना था, लिस्ट बनाना था। तो लिस्ट बनाने के लिए सभी क्या थे, बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्ण थे। वाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, वाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, हमारा इन्वायरमेंट, पर्यावरण क्यों दिन प्रतिदिन बदल रहा है। आस्क्ड इकबाल, इकबाल ने यह बात पूछा कि हमारा इन्वायरमेंट क्यों दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, यह हमारे जरूरतों की वजह से दिन प्रतिदिन बदल रहा है। दे आर, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए ये है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, तो ह्यूमन मेड चीज़ें, जो भी इंसानों के द्वारा चीज़ें बनाई गई हैं वो ह्यूमन मेड में आता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नेचुरल चीज़ें हैं यहाँ पे, तो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो भी कंपोनेंट्स है इन्वायरमेंट का। और खुद ह्यूमन भी क्या है, कंपोनेंट्स है। मतलब ह्यूमन मेड चीज़ें, ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमन एंड नेचर्स एंड ह्यूमंस, ये सभी मिल करके क्या बनाते हैं, तो इन्वायरमेंट बनाते हैं। और ये सब क्या है, सब ये कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। आगे हम लोग देखते हैं। इंक्रीजिंग डे बाय डे, हमारी ज़रूरतें क्या हो रही हैं, दिन प्रतिदिन इंक्रीज कर रही हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। यहाँ पे आप, यहाँ पे ज़रा देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए इंक्रीजिंग डे बाय डे, हमारी जो ज़रूरतें हैं दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, टीचर रिप्लाइड। टीचर ने कहा कि हमारी दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों के कारण, है ना, हम चीज़ों में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इसके कारण हम अपने नेचुरल चीज़ों को, सराउंडिंग्स को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। टीचर ने जवाब दिया। आगे देखते हैं हम लोग।
फ्रॉम द एबव कंजर्वेशन, फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन, यहाँ कुछ टेक्स्ट जो छिप रहे हैं, चलिए हम लोग अब देखते हैं। फ्रॉम द एबव conversation you understand that the palace, people, things and the nature that surround any living organism is called environment। अब आप यहाँ से जो भी हम लोगों ने कन्वर्सेशन किया है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, इस बात से आप समझ चुके होंगे कि इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, है ना। तो पैलेस, पीपुल, थिंग्स, नेचर्स, है ना, इन चीज़ों को देखिए यहाँ पे फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द पैलेस, पीपुल्स, थिंग्स एंड द नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, है ना। तो हमने अब तक क्या सीखा फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन, है ना। हमने अब तक जो बातें की हैं उनसे हमने सीखा कि जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, अगल बगल की चीज़ें हैं, पीपुल, पैलेसेस, थिंग्स, नेचर, ये सभी क्या करती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती हैं, घेरती हैं, है ना। इन्हीं सभी चीज़ों से मिल करके क्या बनता है, हमारा इन्वायरमेंट बनता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। और यह एक तरह से अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है जिसमें दो चीज़ें मिली हुई हैं, नेचुरल चीज़ें भी मिली हुई हैं और ह्यूमन मेड चीज़ें भी मिली हुई है। इन दोनों चीज़ों के मिलने से ही क्या बनता है, हमारा इन्वायरमेंट बनता है। While the natural environment refers to the both biotic and abiotic condition existing on the earth। अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें while the natural environment, अगर नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करी जाए, है ना, प्राकृतिक वातावरण की अगर हम लोग बात करें तो रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन। तो इसमें दोनों कंडीशन आ जाते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, है ना। और इनसे मिलकर के हमारा बनता है नेचुरल इन्वायरमेंट। बायोटिक का मतलब होता है जो चीज़ें जानदार होती हैं, है ना, उन्हें बायोटिक के अंतर्गत रखा जाता है, और जो चीज़ें बेजानदार होती, जिसमें जान नहीं होता है, उनको एबायोटिक बोला जाता है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट जो है बायोटिक और एबायोटिक दोनों से मिल करके बना हुआ है। बायोटिक का मतलब जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु हो गए, और एबायोटिक का मतलब जैसे कि झरना, पहाड़, नदी, ये सब क्या हो गए, एबायोटिक हो गए। तो इनके मिलने से ही बनता है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट। आगे देखते हैं हम लोग। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एक ही बार में इसको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। और लाइन बाई लाइन में एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिए। आगे हम लोग देखते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। यहाँ पे देखिए, ह्यूमन इन्वायरमेंट्स रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, ये हमारी एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है, हमारे क्रिएशन से रिलेटेड होता है और इंटरेक्शन से रिलेटेड होता है। मतलब ह्यूमन इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसे हम लोग खुद बनाते हैं, जिसे हम लोग खुद बनाते हैं, खुद एक्टिविटी करते हैं, अपनी ज़रूरतों को देखते हुए कैसा हमें अपना वातावरण चाहिए, पर्यावरण चाहिए, उस हिसाब से हम क्या करते हैं जी, उसको बनाते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन इन्वायरमेंट बोलते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट देखते हैं हम लोग। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट किन से मिलकर बनता है, तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, इन चीज़ों से मिलकर के हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट बनता है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। और आप बिल्कुल इस मीनिंग से, इस टर्म से आप फैमिलियर होंगे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। आप प्रीवियस क्लास में इसे पढ़े होंगे। बायोस्फीयर and biosphere from your previous class. Let us learn some more facts about these domains। चलिए अब हम इसके बारे में, इसके डोमेन्स के बारे में कुछ और मोर फैक्ट्स को जानते हैं, कुछ और फैक्ट्स को इससे रिलेटेड हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट। लिथोस्फीयर क्या होता है, द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, जो हार्ड होता है, जो सॉलिड होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग, पृथ्वी के ऊपर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी भाग सॉलिड, उसी को बोलते हैं लिथोस्फीयर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। इट इज मेड अप ऑफ
रॉक्स एंड मिनरल्स। यह किससे बना होता है? तो रॉक से, चट्टानों से बना हुआ होता है और मिनरल से मिलकर के बना हुआ होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये ऊपर की मिट्टी इतनी नरम और मुलायम क्यों होती है? क्योंकि इस पर हम हमेशा काम काज करते रहते हैं, हल चलाते रहते हैं, इसको तोड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से ये पाउडर फॉर्म में और छोटे छोटे कणों के रूप में ये हम पाते हैं, है ना। दरअसल अगर बात करी जाए तो ये क्या होता है? ये चट्टान के रूप में होता है, चट्टान और मिनरल से मिलकर के बना हुआ होता है। एंड कवर्ड बाई ए थिन लेयर ऑफ सॉइल, है ना। और यह क्या होता है? यह थिन लेयर मिट्टी के पतले लेयर से ढका हुआ होता है ना। यानी लिथोस्फीयर जो है हमारा ऊपर का जो जो भाग है, जमीन के ऊपर का भाग, वो हमारा लिथोस्फीयर हो गया। और ये लिथोस्फीयर किससे ढका होता है? तो पतला सा एक लेयर, मिट्टी के लेयर से ढका हुआ होता है, जिस पर हम लोग खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। इट इज एन इरेगुलर सरफेस। यह सरफेस क्या होता है? इरेगुलर होता है, मतलब उबड़ खाबड़, अनइवन होता है सरफेस। विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स, विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स। वेरियस लैंडफॉर्म का मतलब क्या होता है? कि जमीन पर ये जमीनी हिस्सा जो है ना एक रूप में नहीं मिलता है, कई रूपों में, है ना, ऊंचा नीचा ये मिलता है ना। तो वेरियस फॉर्म्स में मिलता है, सच एज माउंटेन्स। देखिए यही मिट्टी, यही लिथोस्फीयर कहीं माउंटेन के रूप में है, कहीं प्लेट्यू के रूप में है, पठार के रूप में, कहीं मैदान के रूप में है, कहीं वैली के रूप में है ना। यही क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म होता है हमारे अर्थ का, है ना। उसके बाद देखते हैं, लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द continents. Landform are found over the continents and also on the ocean floor. लैंडफॉर्म जो देखने को मिलते हैं ये कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप पर भी देखने को मिलेंगे। महाद्वीप तो आप समझ रहे होंगे कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है हम लोगों के। हम लोग आते हैं एशिया महाद्वीप में, हमारा भारत एशिया महाद्वीप में है ना। तो ये जो तरह तरह के जो लैंड फॉर्म मिलते हैं वो कॉन्टिनेंट्स में भी, कॉन्टिनेंट्स जो हैं उस पर भी मिलते हैं अलग अलग तरह के, है ना। जितने भी महाद्वीप हैं सब जगह अलग अलग लैंड फॉर्म पाए जाएंगे। और ये ओशियन फ्लोर, जो ओशियन फ्लोर होता है ना, जो महासागर होता है उसका जो नीचे का हिस्सा होता है उस पर भी जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लैंड फॉर्म देखने को मिल सकता है। ये मत समझिए कि नीचे का जो तल होगा समुद्र का तल वो बिल्कुल बराबर होगा हर जगह, है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप उस नीचे जा करके आप क्रिकेट खेल लेंगे आराम से मस्ती से, 2-4 बॉल खेल लेंगे, ऐसा बात नहीं। नीचे भी क्या होता है? उबड़ खाबड़ होता है, क्योंकि उसके नीचे भी मिट्टी होता है। कभी कभी जो है ना मगमा उससे भी उसके नीचे से निकल जाता है और समंदर के जो नीचे जो तल है ना उसमें भी क्या बन जाता है? तो पहाड़ चट्टान बन जाता है ना। वोल्केनो आपने पढ़ा होगा। तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। अब जो लिथोस्फीयर जो हिस्सा है ना, यह जो डोमेन है लिथोस्फीयर का, यह क्या करता है? हमें फॉरेस्ट देता है। अब फॉरेस्ट कहाँ? पानी में नहीं ना होगा, समुद्र में नहीं ना होगा जी फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जब भी मिलेगा तो आपको कहाँ मिलेगा? लिथोस्फीयर में मिलेगा। हालांकि समुद्र के नीचे भी अब वो तो नहीं मिलता है, लेकिन छोटे छोटे कुछ अलग तरह के प्लांट्स उसमें देखे जा सकते हैं, प्लांट्स मिलते हैं जो पानी के अंदर सर्वाइव कर लेते हैं, है ना। तो वहाँ ये देखने को मिलेंगे। लेकिन इस तरह का जंगल जैसे कि लिथोस्फीयर पे होता है वैसे वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। नहीं तो बंदर लोगों को जाना पड़ जाएगा फिर समंदर में जाके उछल कूद उधर मचाना पड़ेगा। आगे देखेंगे हम लोग। तो फॉरेस्ट देता है, ग्रास लैंड देता है और ग्रेजिंग देता है। भाई देखिए यहाँ पे ग्रास लैंड, ग्रेजिंग, ये सभी चीज़ों को ये सभी चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको? तो लिथोस्फीयर पे मिलेंगी। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए जो ज़मीन आपको मिलती है वो इसी लैंड लिथोस्फीयर पे आपको मिलती है। कितना बेहतरीन! आप भोजपुरी गाना बजाते हुए बैल के पीछे पीछे आराम से आप दौड़ते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, और ये सेटलमेंट्स, हमारा जो सेटलमेंट होता है, हम लोगों का जो अपना घर बार बनाते हैं, वो सभी काम काज कहाँ करते हैं? तो लिथोस्फीयर पे ही करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि लिथोस्फीयर का कितना अहम रोल है हम लोगों के दैनिक जीवन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। अब देखिए ये लिथोस्फीयर से ही मिनरल निकलता है। मिनरल तो आप समझते होंगे, आप पढ़े भी होंगे। मिनरल क्या होता है? खनिज जो धरती के नीचे से निकाला जाता है, पेट्रोलियम, डीजल वगैरह, ये जो भी है, लोहा वगैरह जो है ना। तो
सिलिका वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, कोयला वगैरह, ये सब क्या है, ये सब मिनरल्स है, धरती के नीचे से ये निकाले जाते हैं। तो ये सब कहाँ से निकाले जाते हैं, तो ये लिथोस्फीयर के ही नीचे से निकाले जाते हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि लिथोस्फीयर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन के लिए। आगे हम लोग देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को कवर करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। द डोमेन ऑफ वाटर, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। मतलब जहाँ कहीं भी वाटर मिलता है, आपको पानी मिलता है ना, जहाँ कहीं भी आपको वाटर बॉडीज देखने को मिलता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर का नाम देते हैं। हाइड्रोस्फीयर को हिंदी में जलमंडल बोलते हैं, उसे ही जलमंडल बोलते हैं। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, है ना, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर। यानी इसके अंतर्गत चाहे नदी हो, झील हो, समंदर हो, महासागर हो, इन सब को क्या बोला जाता है, हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। हाइड्रोस्फीयर में इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। वी इंक्लूड ऑल दिस थिंग्स लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशियंस, है ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और आपको पता है कि दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दीज ऑल थिंग्स सपोर्ट लाइफ। आपको पता है ये लाइफ को सपोर्ट करते हैं। विदाउट वाटर वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ, है ना, एंड वी कैन नॉट सर्वाइव। आप इस बात को समझ रहे हैं, बिना पानी के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जीवन को ये बहुत बहुत सपोर्ट करने वाला एलिमेंट्स होते हैं, है ना। तो हाइड्रोस्फीयर हो गया। अब हम आगे देखते हैं एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज द थीन लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, वो हवाओं का एक थीन लेयर होता है दैट सराउंड्स द अर्थ, जो पृथ्वी को घेरे हुआ है। अब ये एटमॉस्फेयर जो होता है, ये वायुमंडल, ये ऊपर होता है क्योंकि ये हवाओं का क्या होता है, लेयर होता है। इसमें बहुत सारी हवाएं लेयर वाइज मिली हुई होती हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोसफेयर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोसफेयर अराउंड इट। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे हम लोग तिरपाल या टेंट वगैरह ऊपर टांगते हैं तो उसमें रस्सा बांधते हैं, बांस लगाते हैं, जो भी है हम उसमें कैसे उसको फिट करते हैं। तो अगर ये ऊपर है तो क्या इसको, ये भी टेंट की तरह काम कर रहा होगा, टेंट की तरह काम कर रहा होगा, तो क्या इसमें रस्सी वगैरह बांधा गया कि कैसे ये ऊपर फंसा हुआ है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फंसा हुआ है बाबू। ये ऊपर जो भी है वो फिक्स है ना, और वो फिक्स किसके वजह से है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, वो उसको होल्ड किए हुआ है, पकड़े हुआ है ना। और इस तरीके से एटमॉस्फेयर अपनी जगह पर स्थिर है ना। एंड इट प्रोटेक्ट अस। ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों से। अब किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है हम लोग देखेंगे। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। चलिए हम लोग देखते हैं किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्corching हीट ऑफ द सन। फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्corching हीट ऑफ द सन। यह जो है हार्मफुल रेज से, यानी सूरज से निकलने वाली जो किरणें होती हैं सब मयेदार ही नहीं होती हैं। सूरज की धूप आप लेते हैं ठंडी के मौसम में या गर्मी में भी मज़ेदार होता है। गर्मी में तो भला के परेशानी होती है, इसलिए ठंडी में बड़ा मज़ा आता है धूप लेने में। लेकिन ये जो धूप निकलता है, इसकी जो किरणें होती हैं वो सब लाभदायक नहीं होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं इसमें कुछ और भी किरण होते हैं जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। अगर आपके स्किन पे पड़ गए तो स्किन को झुलसा देते हैं, सड़ा देते हैं। सड़ा हुआ बैगन आप देखे होंगे ना, कितना बदसूरत लगता है, वैसे ही आपका स्किन सड़ जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, है ना। तो इस रेज को क्या करता है, ये रोक लेता है। जैसे कि आप घरों में चाय वगैरह बनाते हैं, चाय वगैरह बना कर क्या करते हैं, आप फिल्टर से उसको छान लेते हैं, चाय नीचे आ जाता है और उसका चाय पत्ती ऊपर रह जाता है। उसके बाद से एकदम मज़ेदार से आप सुरुक सुरुक के चाय पीते हैं, नहीं जी, कितना मज़ा आता है, और चाय पत्ती को फेंक देते हैं। तो वैसे ही ये जो है ना, इन किरणों के साथ अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती हैं मिक्स, और इसको क्या करता है हमारा एटमॉस्फेयर इसको फिल्टर कर देता है, और फिल्टर करके जो जो यूज़ करने के लायक जो अच्छी किरणें हैं उनको धरती पे आने देता है, और बाकी को क्या कर देता है, ऊपर ही टान लेता है, ऊपर ही रख लेता है। बोलता है कि आपको पृथ्वी लोक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऊपर ही रहिए। इस तरीके से हम लोगों को क्या हो जाता है, हम लोग उस तरह की खतरनाक किरणों से हम लोग अपने आप को बचा पाते हैं।
उसके बाद से देखो, उसके बाद से स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, जो सन का हीट भी आता है ना, अगर उनमें से बहुत हीट को, रेडिएशन को क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर ऊपर ही रोक लेता है। अगर पूरा हीट अगर पृथ्वी पे आ जाता है ना, तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है। हम लोग लुंगी उंगी पहन के चलते हैं, लुंगी में पड़ाक से आग पकड़ लेता है, बात समझ में आ रहा है ना। हम लोग झोकर जाते हैं, एकदम चिकन फ्राई की तरह हम लोग भी हो जाते हैं, मैन फ्राई बन जाते हैं, है ना। तो अधिक से अधिक हीट को ये क्या कर लेता है, एटमॉस्फेयर ऊपर ही रख लेता है ना। और उसके साथ साथ जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, उन सभी रेज को क्या कर लेता है, ऊपर ही रख लेता है। इस तरीके से ये प्रोटेक्ट हमें करता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेज। अब ये जो एटमॉस्फेयर होता है, बहुत सारे गैसों से मिलकर बना है, बहुत सारे गैसों से मिलकर बना है। इसमें डस्ट भी है एंड वाटर वेपर भी होते हैं। वाटर वेपर तो आप समझ रहे हैं, पानी आप लोग गर्म करते हैं तो भाप बन के जो निकलता है, या सूरज की रोशनी से जो भाप बन के पानी उड़ता है ना, तो वो वेपर के फॉर्म में होता है। वो सभी जो है ना एटमॉस्फेयर में मिला हुआ होता है। एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। डस्ट एंड वाटर वेपर, यहाँ पे देखिए, gases, dust and water vapor, the changes in the atmosphere, atmosphere produce changes in the weather and climate। अब देखिए, एटमॉस्फेयर में अगर चेंजिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि वेदर में चेंज होगा, है ना। क्या होता है कि अगर अगर एटमॉस्फेयर में चेंजिंग आता है तो वेदर में भी चेंजिंग आता है और क्लाइमेट में भी चेंजिंग आता है ना। जलवायु में और मौसम में क्या आता है, चेंजिंग आता है। और वेदर को बोलते हैं मौसम, और क्लाइमेट को बोलते हैं जलवायु। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इस बात को आप समझिए। जो पल पल बदलता है ना, उसको वेदर बोलते हैं। जैसे कि वो गाना आप सुने होंगे, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, हीरोइनिया गाना गाती है हीरोआ को देख के, है ना। तो वही वही वाला बात है यहाँ पे, है ना। ये मौसम जो होता है पल पल बदलते रहता है, कभी धूप आया, कभी छाँव आया, कभी घटा आया, कभी थोड़ा सा बरस गया, कुछ हुआ, ये सब क्या होता है, वेदर होता है। लेकिन क्लाइमेट जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एंड क्लाइमेट स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना। जैसे कि 3 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, जैसे कि ठंडा का आना, गर्मी का आना, बरसात का आना, ये सब क्या है, क्लाइमेट से, है ना। ये काफ़ी समय के लिए टिकता है हम लोग की, है ना। तो इसको क्लाइमेट्स बोलते हैं। जो पल पल बदलता है गनमा के जैसन, ठीक है ना, उसको बोलते हैं वेदर। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। अब प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब यहाँ पे देखेंगे, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक ए बायोस्फीयर। प्लांट और जो जीवों का साम्राज्य है, जीव और प्लांट्स, ये सभी मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। अब आप समझ रहे होंगे कि बायोस्फीयर क्या है, तो बिल्कुल आसानी से आप समझ लीजिएगा। देखिए, प्लांट्स, एनिमल्स, यानी कहने का मतलब है कि जो भी, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, ये जीवन के लिए तीनों क्या है, मूल चीज़ें होती हैं। एटमॉस्फेयर के बिना आप रह पाइएगा? ऑक्सीजन के बिना आप रह पाइएगा क्या? बिल्कुल नहीं रह पाइएगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या करिएगा आप, दूसरा गैस थोड़ी खींचिएगा। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यानी एटमॉस्फेयर नहीं रहे तब भी आप जीवित नहीं रह सकते। अगर हाइड्रोस्फीयर, अगर जलमंडल ना हो तो पानी के बिना जीवन की तो कल्पना भी नहीं करी जा सकती। पानी के बिना भी जीवन अधूरा है, तो पानी अगर ना हो तब भी जीवन नहीं है। अगर लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर ना हो तब भी कोई जीवन नहीं है। हम कहाँ रहेंगे, कहाँ खेती बाड़ी करेंगे, कहाँ क्रिकेट खेलेंगे, बात समझ में आ रहा है ना, कहाँ पे प्लांट्स होंगे। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना बहुत अहम होती हैं, है ना। दीज 3 एलिमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर सर्वाइविंग एनिमल्स। हम लोगों के जीने के लिए, ह्यूमन बींग को जीने के लिए, यानी कि हर जीव को जीने के लिए तीनों चीज़ों का होना जरूरी है। और जहाँ पे ये तीनों चीज़ें होती हैं वहीं पे बनता है हमारा बायोस्फीयर। क्योंकि बायोस्फीयर का मतलब होता है जीव मंडल। जीव मंडल वहीं पे बनेगा जहाँ पर जीवों को जीने के लिए जो भी ज़रूरियात चीज़ें हैं वो मौजूद हों। और वो ज़रूरियात चीज़ें यही हैं, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। तो इन्हीं के बीच में बनता है हमारा बायोस्फीयर, जीव मंडल। इट इज़ नैरो जोन ऑफ अर्थ, इट इज़ नैरो जोन ऑफ अर्थ। यह एक नैरो जोन होता है अर्थ का। यानी कहने का मतलब है कि इस बड़े से ज़मीन पे, इस बड़े से पृथ्वी पर कहीं कहीं है ये क्या बनता है, ये जगह बनता है जहाँ पर जीव रहते हैं। क्या पृथ्वी पे हर जगह लोग हैं? पृथ्वी पे क्या हर जगह लोग हैं जी? नहीं, कहीं कहीं आबादी देखने को मिलती है, शहर देखने को मिलती है ना। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सभी एलिमेंट्स जो जीवन के लिए चाहिए वो हर जगह नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हर जगह आबादियाँ नहीं होती है ना जी। और जहाँ पर ये तीनों एलिमेंट्स मिलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, वहाँ पे बनता है बायोस्फीयर। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक नैरो जोन होता है।
धरती का। आगे देखते हैं हम लोग इकोसिस्टम, हम लोग देखते हैं आगे। व्हाट इज इकोसिस्टम? एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि's क्लास वाज अटेंडिंग। देखिए एनसीसी कैंप दैट रवि's क्लास अटेंडिंग, रवि का क्लास क्या हो रहा था? अटेंडिंग किया जा रहा था, उसके क्लास को लिया जा रहा था। वहाँ पे जेसी जो है ना एक्सक्लेम करती है, वहाँ पे जेसी है और एक्सक्लेम करती है व्हाट अ हेवी डाउनपोर। क्या हेवी डाउनपोर है? डाउनपोर का मतलब देखिए क्या होता है डाउनपोर का मतलब होता है जो झरना वगैरह जो नहीं गिरता है, कहीं से झरना वगैरह जो गिरता है उसको डाउनपोर बोला जाता है, या वर्षा को भी बोला जाता है ना, वर्षा को भी बोला जाता है। तो चलिए यहाँ पे एक मीनिंग हम रखते हैं, मान के चलिए वर्षा, वर्षा ही चलिए हम लोग इसको मानते हैं। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। इसने मुझे क्या कर दिया? तो केरला, मुझे मेरे घर को, केरला को क्या करा दिया? याद दिला दिया, केरला का याद दिला दिया, है ना, जो कहाँ पे है भाई? तो यहाँ पे देखिए, मतलब कहने का मतलब इस रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम, इसने मुझे मेरे घर का याद दिला दिया जो कहाँ पे है? केरला में है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लस ग्रीन फील्ड्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे at an NCC camp that Ravi's class was attending। NCC कैंप में रवि एक क्लास अटेंड किया जा रहा था। जेसी exclaimed, जेसी exclaimed what a heavy downpour। मतलब कितना घनाघोर, क्या हो रही है? घनघोर, कितनी कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है। इट रिमाइंड मी ऑफ माई होम। उसने क्या कहा कि इसने मुझे मेरे घर का याद दिला दिया, केरला में जो मेरा घर है उसका याद दिला दिया। यू शुड कम एंड सी हाउ इट, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लस्ट ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। उसने कहा कि तुम्हें आना चाहिए, तुम लोगों को आना चाहिए केरला में, वहाँ पे कितनी बारिशें होती हैं, बारिश ही बारिश हर जगह होती रहती है। और वहाँ पे क्या है? ओवर द लस ग्रीन फील्ड, मतलब घासों का मैदान है, हर तरफ घास ही घास बिछा हुआ है, नरम नरम घास जो है ना बिछे हुए हैं, और खूब बारिशें होती है, और वहाँ पे कोकोनट प्लांटेशन होता है, यानी नारियल की खेती होती है। उसे देखने के लिए तुम्हें आना चाहिए। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पे हीरा जो है जैसलमेर से वो एक्सक्लेम्ड करता है, हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड। अब हीरा यहाँ पे चिल्ला उठता है, वी गेट नो रेन्स, वी गेट नो रेन्स। हमारे यहाँ तो वर्षा ही नहीं होता है, हमें तो वर्षा ही नहीं मिलता है। वी सी ओनली कीकर, वी सी ओनली कीकर एंड सेंड। हमारे यहाँ क्या है? सिर्फ सी देखने, कीकर देखने को मिलता है और सैंड देखने को मिलता है। एज फार एज द आई कैन सी, जहाँ तक हमारी आंखें देख पाती हैं वहाँ तक कीकर देखने को मिलता है, सैंड मतलब बालू ही बालू देखने को मिलता है ना, इसके अलावा तो कुछ मिलता है नहीं है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स सेड रवि। लेकिन रवि ने कहा कि वहाँ कैमल भी तो मिलते हैं, वहाँ तो ऊँट भी देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी तस्वीरें बनाई गई है। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। हीरा सेज, देखिए आगे लिखा हुआ है, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल, इफ यू विजिट आवर डिजर्ट यू विल सी ए स्नेक, लिजार्ड एंड मेनी इंसेक्ट टू। अगर तुम हमारे डिजर्ट को देखो, हमारे रेगिस्तानों के को आकर तुम देखो, तो वहाँ पर सिर्फ कैमल ही देखने को नहीं मिलते हैं, लिजार्ड भी देखने को मिलता है, और बहुत सारे कीड़े मकोड़े देखने को मिलते हैं, स्नेक भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे जीव वहाँ पर क्या हो होंगे? देखने को मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये कैमल ही आपको। आगे देखते हैं हम लोग। यू विल सी ए स्नेक, लिजार्ड एंड मेनी इंसेक्ट टू। रवि वंडर्ड, अब ये रवि क्या है? बिल्कुल वंडर्ड है। वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपुल्स लिव वेरी फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। अब यहाँ पे रवि जो है ना बिल्कुल आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि आखिर ये सभी जो एनिमल्स हैं, वेजिटेशन जो है, जो भी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, इंसान जो है, हर जगह अलग अलग क्यों होते हैं? क्या ये सभी जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड हैं या रिलेटेड नहीं है ना? आश्चर्य में पड़ा हुआ है कौन? रवि। ओ यस वेरी मच सो,
बिल्कुल, हाँ, ऐसा ही बहुत हद तक होता है। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने कहा कि हाँ, बिल्कुल सही, बहुत हद तक ऐसा ही होता है। आगे देखते हैं हम लोग। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन दियर इमीडिएट सराउंडिंग। टीचर क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और इंसान होते हैं, ये वहाँ के जो सराउंडिंग है, जो परिवेश है, उसी के आधार पर ये होते हैं। ऑफन दे आर एल्सो इंटर डिपेंडेंट, और ये अक्सर क्या होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम। अब देखिए, टीचर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी जीवों के बीच में आपसी तालमेल होता है, एक जीव से दूसरे जीव से या एक चीज़ से दूसरे चीज़ से जो आपसी तालमेल है जीवन को जीने के लिए, यह किसके वजह से होता है? तो इकोसिस्टम की वजह से होता है। और असल में यही इकोसिस्टम है। किसी बायोस्फीयर में जब हम रहते हैं तो हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि मेढक कीड़ा पे डिपेंडेंट है, मेढक को सांप खा लेता है, इन और हम लोग का पानी से रिलेशन है। यानी कहने का मतलब है कि एक बायोस्फीयर में जो भी जीव हैं एक दूसरे से अलग नहीं है, ये सब क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है, सबकी ज़रूरत एक दूसरे से पड़ती है। और जो ये सिस्टम कहलाता है जीने का, यही जीने का सिस्टम कहलाता है इकोसिस्टम। There could be an ecosystem of large land forest, grassland, desert, mountain, lake, rivers, ocean, even a small pond। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट का भी अपना एक इकोसिस्टम होता है। कहीं पे ग्रास लैंड है, सिर्फ घास ही घास हो, तो वहाँ पर भी जो जीव होते हैं वो आपसी जीवन को व्यतीत करते हैं इकोसिस्टम से जोड़ करके। अगर कहीं पे रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में भी बहुत प्रकार के जीव होते हैं, और सभी जीव एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सबको एक दूसरे से लेना देना होता है। सब लोग जो है ना, एक दूसरे पर आश्रित होकर के ही जीवन वहाँ जीते हैं, और वो भी क्या होता है, उनका इकोसिस्टम ही होता है। तो चाहे नदी हो, तालाब हो, समंदर, महासागर, सब में क्या होता है, इकोसिस्टम होता है, क्योंकि उसमें कई तरह के रहने वाले प्राणी होते हैं, और सबका सबका जीवन क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है ना। तो इस तरीके से इकोसिस्टम काम करता है। अब हम लोग देख लें ह्यूमन इन्वायरमेंट। आगे हम लोग देखते हैं। बस और थोड़ा हम लोग को पढ़ना है, अब चैप्टर ख़त्म होने वाला है। अंत तक ज़रूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोग वीडियो और चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम लोग को भी मनोबल मिलता है, अच्छा लगता है कि चलिए हमें सपोर्ट करने वाले तो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं तो सपोर्ट तो कर रहे हैं। आखिर आपका क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा इसमें, चार्ज थोड़ी आपका लग जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करा करिए। आप लोग किसी भी तरह का किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, क्या समझ नहीं आता है, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, आगे आप कमेंट करिए, तभी तो हमें पता चलेगा आप क्या पढ़ना चाहते हैं। उस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, हर तरह के टॉपिक को कवर किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा ये समझिए कि एक तरह का हम लोग का वही ना सब कुछ है। आपका चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, समझिए कि यही हम लोग का पेमेंट है, आपकी तरफ से तो कुछ जाता नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, अगला टॉपिक क्या है। ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, यानी जो इंसान होते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं किससे, इन्वायरमेंट से, है ना। हम सभी लोग इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, और अपने इन्वायरमेंट को अपनी ज़रूरतों के अनुसार क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, इसमें परिवर्तन लाते हैं। ईयरली ह्यूमन्स एडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग। जो हमारे पहले के लोग होते थे, पुराने ज़माने के जो लोग होते थे, वो अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग से क्या करते थे, कनेक्ट करते थे, है ना। वो अनुकूलित करते थे अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग से, प्राकृतिक जो वातावरण है इससे अपने आप को अनुकूलित करते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ, और वो बिल्कुल सादा, सिंपल, साधारण सा जीवन जीते थे। एंड फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। अब वो अपने जीवन की जो भी आवश्यकता है उन सब की पूर्ति वो नेचर से ही किया करते थे, क्योंकि उस वक्त ज़रूरतें कम होती थी, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं था। जैसे कि आज देख लीजिए, हम लोगों को चाहिए एरोप्लेन, चाहिए ट्रेन, चाहिए बुलेट, चाहिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। इन सब चीज़ों की आवश्यकता पहले के ज़माने में नहीं होती थी, उनका जीवन बड़ा सिंपल होता था, और उन सब चीज़ों का पूर्ति, फुलफिलमेंट वो नेचर से कर लेते थे।
अब हम लोग यहाँ तो कोई बुलेट का थोड़ी पेड़ है कि पेड़ लगा दिए उसके बाद बुलेट उस पर फर जाएगा, 2-4 को घर रख लेंगे अब बाकी सबको लेकर बेच देंगे, ऐसा बात थोड़ी है जी। तो बुलेट की प्राप्ति जो है ना इनसे नहीं होती है ना। बहुत सारी ख्वाहिशें, अब फेयर लवली जो है गर्दन तक मुंह में पूरा लपेटना होता है, फेयर लवली का पेड़ पे थोड़ी उगता है कि पेड़ लगा दिए फेयर लवली निकल गया, है ना। तो आज हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, अलग अलग चीज़ों का डिमांड्स है, उसके हिसाब से हम अपने वातावरण को चेंज करते रहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। विथ टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकम मोर वेरिड। विथ टाइम नीड्स ग्रीव, अब समय के अनुसार क्या हुआ कि हमारी ज़रूरतें बढ़ने लगी, है ना। अब देखिए आज छोटे छोटे बच्चे, पहले पैम्पर्स क्या होता था, हगिस क्या कहलाता था, डाइपर किसी को कुछ नहीं पता था, लोग ऐसे ही पहले तो नंगे रहते थे, उसके बाद वस्त्र पहनना स्टार्ट किए। अब देखिए आज के ज़माने में डाइपर आ गया, कितनी आज हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, दैनिक जीवन में हज़ारों वस्तुओं का आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो हमारी डिमांड्स बढ़ती गई समय के अनुसार और बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आता गया। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग, ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट, और ज़रूरत के अनुसार इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई नई चीज़ों को सीखा और इन्वायरमेंट में कैसे परिवर्तन लाना है और क्या करना है ना, अपने उपयुक्त बनाने के लिए हम लोगों ने किया और लोग करने लगे। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स, वो सीखे कि फसल कैसे उगाना है ना, जानवरों को कैसे पालना है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा है और किस तरीके से एक सेटल्ड लाइफ व्यतीत करना है। पहले का जीवन तो सेटल्ड नहीं था, लोग इधर उधर भागा दौड़ी करते थे, अस्थायित्व नहीं था उनमें, सेटलमेंट नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, है ना। लेकिन बाद में अपनी ज़रूरतों को देखते हुए लोग सेटल्ड होने लगे और नई नई चीज़ों का डिस्कवरी हुआ और हम लोगों का जीवन में क्या आ गया, अस्थायित्व आ गया, है ना, स्टेबिलिटी आ गई। द व्हील वाज इन्वेंटेड, देखिए यहाँ पे पहिए का आविष्कार किया गया। अगर आज पहिया नहीं आया रहता तो जरा सोचिए हम कहाँ रहते आज। इतना स्पीड से भागते हैं ना, 80 के स्पीड में, आज भाग पाते क्या, नहीं भाग पाते, गधा से भागना पड़ता है इधर उधर, है ना। 80 के स्पीड में भागना होता तो कुकरौची पकड़ना होता गधावा के पूंछवा में। बात समझ आ रहा है ना। आगे देखिए, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, और बहुत ज़्यादा फूड को भी प्रोड्यूस किया गया क्योंकि हमारी जनसंख्याएँ बढ़ने लगी तो ज़रूरत बढ़ने लगा भोजन का, तो हमने अधिक से अधिक क्या किया, भोजन को पाने के लिए ग्रेन को, फूड को प्रोड्यूस किया, अनाजों को अधिक से अधिक हम लोगों ने उगाया। बार्टर सिस्टम आ गया, बार्टर सिस्टम मतलब अदला बदली वाला सिस्टम। आज पैसा का कॉन्सेप्ट है लेकिन पहले पैसा का कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। तो पहले जो है ना, प्राचीन काल में अगर हम लोग बात करें, उस मध्य प्राचीन के लगभग बीच बीच की हम लोग बात करें, बहुत पुराने ज़माने में समझ लो कि बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता, क्या था कि सामान का हमें अदला बदली करना होता था। अगर आपके पास चावल है और आपको दाल चाहिए तो बाजार जाना पड़ता था, घोड़ा से गधा से जो भी है सामान ला दिए, ले करके जाइए, अपने अपने चावल को वहाँ पे कोई दाल लेके आए हो तो दाल से आप बदल सकते थे, अगर उसको चावल चाहिए होता था तब। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम काम करता था। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, जीवन को जीने में बहुत ज़्यादा ये मुश्किलों को पैदा करता था। लेकिन आज देख लीजिए, कैश का सिस्टम है, पैसा का सिस्टम है, वो भी पैसा का सिस्टम भी खत्म हो रहा है आजकल, ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, पैसा देखने को नहीं मिल रहा है, सारा काम ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जा रहा है पैसा। तो पहले बार्टर सिस्टम चला करता था। ट्रेड स्टार्टेड, उसके बाद से व्यापार स्टार्ट हो गया, है ना, व्यापार स्टार्ट हो गया, खरीदा बिक्री जो भी है ये आयात निर्यात का काम स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, उसके बाद से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया, है ना, औद्योगिक क्रांति आ गई और इस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन का काम होना स्टार्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें बनने लगी और लोगों को मिलने लगी। तो आपने देखा कि आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ज़रूरतों के अनुसार, है ना, हमने अपने इन्वायरमेंट को बदलना सीखा है और बहुत सारे चीज़ों को सीख करके अपने डिमांड को फुलफ़िल करना सीखा है। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, और बाद में क्या हो गया, जब व्हील वगैरह आ गया, पहिया का आविष्कार हो गया, तो ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो गया, बहुत फास्ट हो गया। आज देखिए, आज हम लोग कितना फास्ट चलते हैं, बाइक का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह की गाड़ियाँ आ गई हैं, आज हम लोग कितना फास्ट हम लोग का जीवन हो चुका है। लेकिन पहले इतना फास्ट जीवन नहीं था, है ना। तो ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो गया और बहुत फास्ट हो गया। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके बाद से ये इन्फॉर्मेशन वाला टेक्नोलॉजी आ गया, कम्युनिकेशन सिस्टम इससे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, यानी बातचीत करने वाले साधन। देख लीजिए आज मोबाइल फ़ोन आ गया, अब मैं वीडियो बनाया हूँ वो भी मोबाइल से ही, और आप मोबाइल पे ही वीडियो देख रहे होंगे। तो देखिए ये सब क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन सिस्टम कितना बेहतरीन आ गया।
आज कहीं रह के ही हम लोग पूरे दुनिया को देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। तो ज़माने में इन चीज़ों में भी क्या आया, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया, यानी इंसानों को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, है ना, उसको इंसानों ने क्या किया, पूरा किया, अपनी ज़रूरतों को फुलफिल किया। आगे देखते हैं हम लोग। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग जूसी वाटरमेलन इन समर? क्या कभी तुम सोचते हो कि आखिर गर्मी के मौसम में वाटरमेलन जो काफ़ी ज़्यादा जूसी होता है उसको क्यों खाना पसंद करते हो? एंड हॉट रोस्टेड पीनट, और जो पीनट होता है, जो रोस्टेड होता है, जो भुना हुआ होता है, आखिर उसको ठंडा में क्यों लेना चाहते हो? मतलब कुल मिला के बात समझिए कि गर्मी के मौसम में जूसी चीज़ जिसमें पानी का मात्रा ज़्यादा हो, इसको खाना बहुत आप पसंद करते हैं, और ठंडी के मौसम में गरम गरम पदार्थ को लेना बहुत पसंद करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? A perfect balance is necessary between the natural and human environment। क्योंकि देखिए, नेचुरल इन्वायरमेंट में एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए आपके, आप में, और जो आपका वातावरण है ना जी, इसमें क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। अगर ठंडी के मौसम में आप ठंडा खाइएगा तब तो उलट जाइएगा, आप आइसक्रीम बन जाइएगा, और गर्मी के मौसम में और गर्म खाइएगा तब तब भुनाइए जाइएगा। तो कहने का मतलब है आपका वातावरण, क्लाइमेट ठंडा है तो आप गर्म चीज़ लेना पसंद करते हैं, अगर गर्म है वो तो आप ठंडा लेना पसंद करते हैं, ताकि इन दोनों का बैलेंस बना रहे। तभी हम लोग जीवन को क्या कर सकते हैं जी, सरल बना सकते हैं और जीवन यापन कर सकते हैं, अन्यथा जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग गर्मी के मौसम में ठंडी चीज़ को खाना पसंद करते हैं और ठंडी के मौसम में गर्म चीज़ को खाना पसंद करते हैं। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज दियर इन्वायरमेंट इन हारमोनियस वे। इंसान, ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव, इंसानों ने जो है ना इन सभी चीज़ों को सीखा होगा एक हारमोनियस वे में, है ना, इन्वायरमेंट के साथ कैसे तालमेल बिठाना है और कैसे जीना है, इसको सीखा होगा इंसान। अब देखिए, नूरी, ए गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास ऑफन टॉक अबाउट द लस ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर पैलेस। एक लड़की है जिसका नाम है नूरी, है ना, जो मिजोरम की है और रवि की क्लास की है, रवि की क्लासमेट है। वो अक्सर बात करती है फ्लस ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर पैलेस, है ना, उसके यहाँ जो है ना लस ग्रीन सराउंडिंग्स, यानी हर तरफ घास का मैदान देखने को मिलेगा, नरम नरम घास बिछे हुए हर तरफ देखने को मिलते हैं उसके यहाँ। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, जब वो देखती है रवि को कि वो अपसेट है क्योंकि उसने अपना प्लेग्राउंड को खो दिया है, क्योंकि उस प्लेग्राउंड को जो उसके स्कूल के बगल में था उसको खोदा जा चुका था, तो वो काफ़ी उदास बैठा था। तो यही देख करके नूरी उससे कुछ कहती है। नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम। क्या किया नूरी ने, इन्वाइट किया रवि को, है ना, उसके घर जाने के लिए, नूरी के घर जाने के लिए, है ना। स्टे ड्यूरिंग या कमिंग वेकेशन, जो अगला जो वेकेशन मिलने वाला है, जो लंबी छुट्टी मिलने वाली है स्कूल की, उस छुट्टी में नूरी ने रवि को इनवाइट किया कि रवि कहाँ जाए, नूरी के गांव जाए और वहाँ जा करके प्लेग्राउंड का मजा ले। रवि's टीचर ask the students to draw the landscape, houses and activities of people and palaces they visit during the holidays। अब रवि के टीचर ने बच्चों से कहा कि जो छुट्टी में, हॉलीडे में जो वो गए थे, है ना, और वहाँ पे जो कुछ भी इन लोगों ने देखा, देखिए यहाँ पे, हाँ, तो रवि के टीचर ने क्या कहा, पिक्चर ड्राव करने के लिए कहा। Ask the student to draw the landscape, house and activities of the peoples and the palace they visit during the holiday। कहा कि जो हॉलीडे में बच्चे जो भी देख करके आए हैं, लैंडस्केप या घर या पीपुल, लोग, और उनकी एक्टिविटी, उनके बारे में एक चित्र को क्या करें, बनाए। तो टीचर ने बच्चों से कहा कि चित्र बनाएं, जो छुट्टी के दिनों में जो लोग भी जहाँ गए थे और लोगों को देखे, पैलेसेस को देखे और वहाँ की एक्टिविटी को, क्रियाकलाप को देखें, उन चीज़ों को क्या करें, चित्र के माध्यम से बनाएं और दिखाएं। तो इस तरीके से हम लोगों का चैप्टर हुआ कंप्लीट, और फिर अगले अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो चैप्टर कैसा लगा और आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और किस तरह का या कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं ज़रूर बताइए। वीडियो पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।